हेलो एवरीवन, यूपीएससी टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मिकाशी थापा। तो जैसे कि मैंने हिस्ट्री एनसीईआरटी आपके साथ स्टार्ट किया है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि हम कौन कौन से बुक्स पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6, ठीक है, जिसका हम करेंगे चैप्टर 1। तो हमारा चैप्टर 1 है व्हाट, वेयर एंड हाउ। फाइन। अब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एवोल्यूशन कैसे हुई, इंसान लोगों ने रहना कैसे स्टार्ट किया, कैसे वो सेटल डाउन हुए, कैसे उन्होंने अलग अलग कल्चर्स को अपनाया, उनकी फूड हैबिट्स क्या थी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफली बताया है कि इस चैप्टर में क्या क्या करेंगे। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि हम ये देखेंगे कि वो कैसे रहते थे, उनका लिविंग स्टाइल क्या था। ठीक है। वो कैसे सेटल डाउन हुए, फिर वो ट्रैवल कैसे करते थे और क्यों ट्रैवल करते थे। फिर हमने पढ़ना है कि उस टाइम की कल्चर क्या थी, फूड हैबिट्स क्या था, कैसे वो सिविलाइज हुए। क्योंकि वहाँ के कल्चर को समझ के हमें हमारे पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जो हमें प्रेजेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओके। देन नेक्स्ट विल बी डीलिंग अबाउट कि वो लोग कहाँ पे रहते थे, कौन कौन से एरियाज़ में वो लोग सेटल डाउन हुए थे, क्यों। मोस्टली आपने देखा होगा जितने भी सिविलाइजेशंस हुए, फॉर एग्जांपल ये हड़प्पन जो है हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लीजिए, या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ले लीजिए। सबका क्या होता है, सब में एक चीज़ बहुत कॉमन देखी गई है, दैट इज़ वो मोस्टली ऐसे एरियाज़ में रहते थे जहाँ पे कोई वाटर बॉडी हो या फिर कोई रिवर होगा। जैसे इंडस वैली जो है वो इंडस रिवर के किनारे बनी है, इसलिए उसको इंडस वैली कहा जाता है। क्योंकि वाटर बॉडीज़ के नियर बाय रहने से उनको बहुत बेनिफिट्स होते थे। पहला, उनको एग्रीकल्चर में हेल्पफुल होता था वाटर। दूसरा, उनको ट्रैवलिंग में हेल्प करता था, वाटर बॉडीज़ के थ्रू दे के ट्रैवल। तीसरा, उनके बाकी नीड्स जैसे कि एनिमल्स हैं जो उनके साथ है, उनको वाटर प्रोवाइड करना, ये वो क्लाइमेट वहाँ का ठीक रहता था, तो इन सब चीज़ों में उनकी हेल्प रहती थी वाटर से। फाइन। तो ये सब हम पढ़ेंगे। और फर्टिलिटी रहती थी लैंड की। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब आप सोच रहे होंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है। तो पहले क्या था, अब जैसे अभी है इंडिया का मैप देखेंगे तो अलग अलग कंट्रीज है। इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। देन आप थोड़ा साउथ में चले जाइए तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है, जैसे मॉरिशस हो गए एंड ऑल, बहुत सारे। ठीक है। पर उस टाइम क्या था, ये सारा एक ही पार्ट था और इंडिया जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड था। फाइन। लेटर ऑन द प्लेसेस गॉट डिवाइडेड, बट उस टाइम पे ये सारा एक ही पार्ट था। इसलिए इतना बड़ा एरिया होने की वजह से इसको एक सब कॉन्टिनेंट कहा गया था। ठीक है। कॉन्टिनेंट आपको जैसे मैंने बताया था, लार्ज बॉडीज़ होती है, लैंड बॉडीज़, तो अब उनको सब कॉन्टिनेंट कहा गया था। इस वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है इसको। अब देखिए इसकी नेमिंग कैसे हुई थी। इंडिया को, मतलब हमारी कंट्री को, दो नामों से जाना जाता है, एक इंडिया और एक भारत। फाइन। अब इंडिया नाम कैसे पड़ा और भारत नाम कैसे पड़ा, हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडिया नाम कैसे पड़ा। अब देखिए, इंडिया जो वर्ड है ये आया है हमारा फ्रॉम द वर्ड इंडस। ओके। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडस को हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अब क्या होता था, जो ग्रीक्स और ईरानियंस है, जो इंडस वैली, इंडस रिवर आप सबको पता होगा किधर पड़ता है, नियर बाय पाकिस्तान, नॉर्थ नॉर्थ में पड़ता है, राइट। ये JNK से टच होते हुए पाकिस्तान उसके बॉर्डर में पड़ता है, ये आपका इंडस रिवर। अब जो इंडस रिवर जो है उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो ईरानियंस और ग्रीक्स रहते थे, ठीक है, वो इंडस रिवर को हम सिंधु रिवर कहते हैं, सिंधु नदी। तो वो सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोगों को सिंधु नहीं बोल पाते थे, उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से। वो सिंधु की जगह हिंदू कहते थे या फिर इंडोस कहते थे। तो जब उन्होंने हिंदू बोलना स्टार्ट किया या फिर इंडोस बोलना स्टार्ट किया, तो इस जगह का नाम पड़ गया इंडिया या फिर हिंदुस्तान।
समझ में आया आपको? और यहाँ के जो लोग थे उनको हिंदूज़ कहा गया। तो हिंदूज़ एज सच कोई रिलीजन नहीं है। नॉर्थ वेस्ट के ईस्टर्न पार्ट में जितने भी लोग थे उन सबको हिंदूज़ कंसिडर किया गया था और इस एरिया को हिंदुस्तान या फिर इंडिया कंसिडर किया गया था। ठीक है। अब द नेक्स्ट थिंग इज भारत नाम कैसे आया? अब देखिए, भारत जो है, ऋग्वेदा जो हमारी एक स्क्रिप्चर है बहुत पुरानी, उसमें लिखा गया है कि इंडिया मतलब हमारे कंट्री में या सबसे जो पहला ट्राइब आया था वो था भारत ट्राइब। इसी वजह से इस एरिया को भारत कहा गया है। ठीक है, सबसे पहला ट्राइब था ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। समझ में आया? ये हो गई नेमिंग, वो पता चल गया नेमिंग कैसे करनी है। अब हम देखेंगे हमें पास्ट के बारे में पता कैसे चलता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम स्टडी करके ये जान पाते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, क्योंकि वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, हम वापस जाके नहीं पढ़ सकते, पर हमारे पास कुछ सोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो जिनसे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है उनको हम कहते हैं सोर्सेस। अब तीन हमारे पास मेजर सोर्सेस है। पहला है मैन्युस्क्रिप्ट्स, या फिर हम बोल सकते हैं जितने भी स्क्रिप्चर्स होते हैं, रिटन जो हमारे पास एविडेंसेस होते हैं। रिटन एविडेंस में हमारे पास एक बुक है मैन्युस्क्रिप्ट जो कि लिखी है मनु ने। ठीक है, अब मनुस्क्रिप्ट को हम मनु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हैंड रिटन है। मनु का मतलब होता है हैंड रिटन। ठीक है, यूजुअली इसको हम पाम लीफ पे या फिर ट्री के बार्क पे लिखते हैं। इसमें क्या होता था उस टाइम की रिलीजियस लाइफ, सोशल लाइफ, मेडिसिन्स के बारे में, साइंस के बारे में दिया जाता था मेजरली। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा उस टाइम का कल्चर क्या था, उस टाइम साइंसेस में क्या क्या यूज़ होता था, उस टाइम मेडिसिन्स क्या क्या यूज़ होते थे, वहाँ का सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, ये सब हमें मनुस्क्रिप्ट से पता चलेगा। अब मनुस्क्रिप्ट्स जो थे ये मोस्टली दो लैंग्वेजेस में लिखे गए थे, एक था प्राकृत और एक था तमिल, क्योंकि ये दो लैंग्वेजेस ऐसे थे जो नॉर्मल लोग समझ पाते थे, और मनुस्क्रिप्ट जो थी वो नॉर्मल लोगों के लिए ही थी। गॉट दैट? ठीक है, अब आ गया हमारा इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस होती हैं जब हम किसी भी हार्ड सरफेस पे खोद के लिखते हैं। ठीक है, उसको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। जैसे कोई स्टोन होता है, आपने कभी किसी स्टोन पे किसी पेन से, पेंसिल से, किसी भी चीज़ से, या फिर किसी स्टोन से आपने किसी ट्री पे या फिर कहीं पे आपने देखा होगा, मूवीज़ में दिखाते हैं बेंचेस पे लिखे होते हैं, वॉल्स पे। कहीं आप घूमने चले जाओ किसी फोर्ट में, वहाँ पे वॉल्स पे लिखे होते हैं, है ना, और वो ऐसे लिखे होते हैं कि उनको मिटाना मुश्किल होता है, तो उनको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। ठीक है, जब आप किसी हार्ड सरफेस पे लिखते हैं, चाहे वो स्टोन हो, मेटल हो, वॉल हो, वेल्स हो, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता था, किंग्स जब अपने ऑर्डर्स देता था लोगों को, तो उस टाइम आजकल की तरह ना पेपर्स अवेलेबल थे और ना ही कोई मीडिया अवेलेबल था जिसके थ्रू आप अपनी न्यूज़, अपने ऑर्डर्स लोगों तक पहुंचा पाए। तो किंग्स क्या करते थे, अपने ऑर्डर्स को इंस्क्रिप्ट करके लिखते थे। ठीक है, या फिर कोई बैटल जीत जाए तो अपनी विक्ट्री को बताने के लिए वो इंस्क्रिप्शंस लिखते थे। ठीक है, तो उनसे हमें पता चल जाता है पास्ट के बारे में। द थर्ड इज़ एक्सकेवेशंस। अब एक्सकेवेशंस होता है जो भी उस टाइप के रिमेन्स हैं, जैसे कि अर्थ को डिग करके पुरानी चीज़ें निकालना। ठीक है, खोद कर जब हम पुराने रिमेन्स निकालते हैं, उनके जो रहे हुए बुक्स हो सकते हैं, उनकी हड्डियाँ हो सकती है, उनके महल हो सकते हैं, कुछ भी जब हम खोद के निकालते हैं तो उसको एक्सकेवेशन बोलते हैं। और ये एक्सकेवेशंस कौन करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। अब ये कॉइन्स निकले थे, टूल्स निकले थे, वेपन्स निकलते हैं, ऑर्नामेंट्स निकलते हैं, पॉट्स निकलते हैं, ये सब चीज़ें निकलती है। ठीक है, कॉइन्स पे क्या क्या लिखा होता है उससे हमें पता चलता है उस टाइम कौन किंग था, क्या रूल था। कुछ बोन्स मिलते हैं हमें ह्यूमन बींग्स के, एनिमल्स के, उससे पता चलता है उस टाइम कौन कौन से एनिमल्स एग्जिस्ट करते थे, कौन कौन से लोगों का रहना कैसा था, वो क्या क्या ऑर्नामेंट्स पहनते थे। ठीक है, अब आ गया डेटिंग कैसे करते हैं, मतलब कैसे हम जो आजकल हम डेट्स यूज़ कर रहे हैं, टाइम यूज़ कर रहे हैं, ये कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो क्या था,
हमने पूरे एरा को, मतलब जितना भी पूरे वर्ल्ड का जो टाइम है उसको दो एरा में डिवाइड किया। एक है BC दैट इज़ बिफोर क्राइस्ट एंड सेकेंड इज़ AD दैट इज़ एनो डोमिनी। ठीक है, ये फुल फॉर्म्स आप याद रखिएगा, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी। तो क्राइस्ट के बर्थ के पहले का जो टाइम था उसको हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, जो हमेशा बैकवर्ड काउंट होता है। बिफोर क्राइस्ट वाला टाइम जो है, जब क्राइस्ट का जन्म हुआ वहाँ से वो बैकवर्ड काउंट किया जाता है, उल्टा काउंट किया जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर जितना साल पुराना, मतलब जितना साल, फॉर एग्ज़ाम्पल 200 BC होगा और 300 BC होगा, तो 200 BC नया होगा, 300 BC पुराना होगा, ऐसे उल्टा काउंट किया जाता है। और उनके ठीक है, क्राइस्ट के बाद, उनके डेथ के बाद का जो टाइम है वो AD है, दैट इज़ एनो डोमिनी, लेटर ईयर्स ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, अब एक और टर्म है CE होता है कॉमन एरा। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वहाँ पे, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी है वहाँ पे एक ही टाइम, एक ही तरीक़े का टाइम यूज़ किया जाता है या फिर एरा यूज़ किया जाता है, तो उसको हम कॉमन एरा कहते हैं। अब स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस क्या होते हैं? स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस जो थे ये बहुत पुराने हैं, 2000 ईयर्स ओल्ड हैं, तो उनको हमारे लिए समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उस टाइम अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ होते थे, जैसे कि साइन लैंग्वेज यूज़ होते थे जिसमें सिंबल्स यूज़ किया जाता था, क्योंकि माइट भी तब अभी की तरह जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर कोई भी लैंग्वेज है वो डेवलप नहीं हुआ होगा, तो उस टाइम का लैंग्वेज हमारे लिए समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए उसको रीडेबल बनाने के लिए, उसको डीकोड करने के लिए हम डेसिफरमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब एक आर्कियोलॉजिस्ट है या फिर जो भी इसमें एक्सपर्ट है वो उसको डेसिफर करेगा या फिर उसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा हमें समझ जाने के लिए। ठीक है, बहुत ही इजी था ये चैप्टर, सब कुछ इजीली समझ आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, तो आप चैप्टर 6 ओके, चैप्टर 1 हो गया, नेक्स्ट हम चैप्टर 2 में आएंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबा और प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एट द एंड यही बोलूँगी, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज़। सो ओके, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।